Do educate first, then do the rest. Hello everyone, this is Sapna Singh and welcome to the channel To Educate. बात करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। प्रीवियस क्लासेस में हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन को कंप्लीट किया था। देखेंगे हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें कुछ लोगों ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। हुक्स लॉ बनाया क्यों गया? एक टेस्ट किया लोगों ने, कोई भी मटेरियल ले लो आप, कोई भी माइल्ड स्टील ले लो या कोई भी मटेरियल ले लो। मटेरियल की जब टेस्टिंग की इन्होंने, टेस्टिंग करने का मतलब क्या था कि उस पर एक फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद उसके बिहेवियर को देखा कि कितना फोर्स लगाने के बाद उसके बिहेवियर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, या वो मटेरियल कब फेल हो रहा है, कब ब्रेक हो जा रहा है, ये होता है। उन्होंने इस चीज़ की टेस्टिंग की है। तो यहाँ पे जो उन्होंने किया, जो कर्व ड्रॉ किया वो किसके किसके बीच में था। जो ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया वो था स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। एक चीज हमें याद रखनी है कि जो स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन हम लगाते हैं, स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस डेवलप होता है। स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन नहीं डेवलप होता कभी भी। स्ट्रेन इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है। तो जब इन्होंने टेंसाइल टेस्ट किया, उन्होंने क्या किया, मटेरियल पे टेंसाइल टेस्ट किया, उस पे टेंशन फोर्स लगाया, तो उन्होंने ये देखा कि एक टाइम पे कुछ ऐसा टाइम था, कुछ ऐसे टाइम पे, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा पॉइंट मिला उनको कि उस पॉइंट पर उसका जो बिहेवियर था, जिस हिसाब से जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन चेंज हो रहा है, उस जिस हिसाब से हम स्ट्रेन लगा रहे हैं, जिस हिसाब से हम स्ट्रेन लगा रहे हैं उसी हिसाब से स्ट्रेस की भी वैल्यू आ रही है। मतलब जितना हम स्ट्रेन दे रहे हैं उतना ही स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उसके उसी रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, जितना हम स्ट्रेन दे रहे हैं उसी रेट से स्ट्रेस भी बढ़ रहा है एक पॉइंट तक। तो उस पॉइंट को इन्होंने क्या बोल दिया, प्रोपोर्शनल लिमिट। उस पॉइंट को इन्होंने कहा प्रोपोर्शनल लिमिट। स्ट्रेन लगाया, स्ट्रेन लगाने पे प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस की जो वैल्यू हो रही थी वो उसकी प्रोपोर्शनल थी। मतलब जिस रेट से स्ट्रेन लगा रहे हैं उसी रेट से स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ रही है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। लेकिन कहाँ तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कहाँ तक, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, क्वेश्चंस में कई बार पूछता है कि किस पॉइंट तक, तो उसमें इलास्टिक लिमिट भी होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट होगा, प्लास्टिक लिमिट होगा, कई सारे ऑप्शन देते हैं। तो हमें ये टर्म हमेशा याद रखना है कि प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ठीक है, ये जो हुक्स लॉ फॉलो करता है कहाँ तक करता है, सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक के लिए है। इस जो स्ट्रेस की वैल्यू होती है स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होती है, कब कहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ प्रोपोर्शनल लिमिट तक। जब प्रोपोर्शनल हटता है, जब ये साइन हटाते हैं तो हमें पता है कि हमेशा कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। यहाँ पे वो कांस्टेंट उन्होंने एज्यूम किया ई। ये जो ई है वो क्या है, इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो ई आया है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा हमने लगाया है, नॉर्मल स्ट्रेस लगाया है, खींचा ही तो है, नॉर्मल स्ट्रेस है ये। तो नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन। अब नॉर्मल स्ट्रेन कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक, अगर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, जहां कहीं पे भी हम नॉर्मल स्ट्रेन की बात करेंगे वहां पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे हम वहां पे। ठीक है, तो हुक्स लॉ क्या कहता है कि स्ट्रेस जो होता है, किसी मटेरियल को हम जब खींचते हैं तो स्ट्रेस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। कहाँ तक, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। तो प्रोपोर्शनल लिमिट, जो ये प्रोपोर्शनल का साइन है वो हटाएंगे तो वहां पे एक साइन आएगा ई। ई सिंबल को हम डिनोट करते हैं, क्या उसको कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। और जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन
इसके स्ट्रेन के बराबर हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल स्ट्रेस यहाँ पे लगाया था और नॉर्मल स्ट्रेन लगाया था, तो इस वजह से क्या हो गया, नॉर्मल का रेशियो हो गया। ठीक है, ये तो हो गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी तो आ गई नॉर्मल स्ट्रेस के लिए, ठीक है, लेकिन शेयर स्ट्रेस भी तो है। शेयर स्ट्रेस को भी तो हम नहीं भूल सकते हैं, उसको भी तो देखना पड़ेगा कि शेयर स्ट्रेस की फिर क्या वैल्यू आ रही है या उसकी वजह से कौन सा कांस्टेंट आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए भी एक आएगा, यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं, जो शेयर स्ट्रेस के लिए जो कांस्टेंट आता है वो होता है जी। ठीक है, जो शेयर स्ट्रेस के लिए आता है वो उसको बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं, शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस। और ये क्या होगा, ये किसका रेशियो होगा, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। ठीक है, जैसे वहां पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी को हमने ई से डिनोट किया था और उसकी वैल्यू को देखा था नॉर्मल स्ट्रेस डिवाइड बाय नॉर्मल स्ट्रेन, उसी तरीके से मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, शेयर मॉड्यूलस को हम मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी भी कहते हैं, और ये होता है शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। उसी तरीके से एक और टर्म आता है के, जिसको बोलते हैं, ये होता है बल्क मॉड्यूलस। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, ये होता है हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का रेशियो होता है। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस क्या होता है, ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आ सकता है। हाइड्रोस्टैटिक कुछ भी नहीं, बहुत ही इजी है, एक बॉडी है, 3D बॉडी होती है, ठीक है, अगर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू सेम है, इट मीन्स कि अगर एक्स डायरेक्शन ले लो, वाई और जेड, ये तीनों डायरेक्शन हो गए, तीनों डायरेक्शन में अगर स्ट्रेस की वैल्यू सेम है, दैट इज सिग्मा एक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई इज इक्वल टू सिग्मा जेड सिग्मा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस की कंडीशन होगी। अगर तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस की वैल्यू सेम है तो वहां पे क्या होगा, हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस वर्क करेगा। ठीक है, तो ये तीनों हमने रेशियो देख लिया, ई का रेशियो हमने पहले देख लिया था, जी का भी देख लिया और के का भी देख लिया। ठीक है, ये तीनों हमें नाम याद कर लेने हैं कि तीनों नाम क्या क्या है और किससे डिनोट करते हैं, ये सिंबल भी हमें याद रखना है, क्योंकि ये चीजें आगे, क्योंकि इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इन तीनों का रिलेशन, तीनों का नहीं, एक और टर्म है, चौथा जो टर्म है वो है म्यू। म्यू को हम क्या कहते हैं, पॉइसन रेशियो। ये चारों जो टर्म है, ये चारों टर्म मिलके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनाते हैं, एक नहीं कह सकते, उससे कई फॉर्मूले बनते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला बनाते हैं उन फॉर्मूले से के बेस्ड इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, क्वेश्चन में, एग्जाम में हमेशा। आप अगर किसी कॉलेज का पेपर दे रहे हैं, कॉलेज में भी वो फॉर्मूला पूछ लेंगे डायरेक्ट, या फिर उसके बारे में पूछ लेंगे, क्वेश्चन न्यूमेरिकल दे देते हैं, तो इस चीज को देखेंगे। तो म्यू जो होता है वो होता है पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो, इसको म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, ये मॉड में होगा और ये माइनस साइन अंदर आएगा। माइनस क्यों होगा, लेटरल स्ट्रेन हमें पता था, लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, ये पता था, क्योंकि वो नेगेटिव साइन आता है, उस नेगेटिव साइन के लिए हमने यहाँ पे पहले से ही माइनस कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी कि यहाँ पे हम मॉड लगाते हैं। मॉड क्यों लगाते हैं, मॉड आपको पता है, कोई भी अगर माइनस साइन है, मॉड के अंदर सपोज करो -5 है, तो क्या हो जाता है, ये सीधे सीधे 5 आ जाता है, मॉड के बाहर आता है तो नेगेटिव वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। तो ये है कि पॉइसन रेशियो में मॉड लगाने की क्या जरूरत है, ये ऐसे भी तो हो सकता है, तो दिक्कत की मॉड क्यों लगाए, ये एक रेशियो है, ये ध्यान रखना है कि ये एक रेशियो है। कभी भी हम रेशियो जब किसी चीज का निकालते हैं, किसी चीज का फ्रैक्शन निकालते हैं, तो वहां पे माइनस साइन नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पे पहले से ही मॉड लगा देते हैं। ठीक है, बाकी कुछ खास इसका रीजन नहीं था, यही एक रीजन है कि हाँ यहाँ पे मॉड क्यों लगाया जाता है।
हमने देखा सबसे पहले E, फिर देखा G, फिर देखा K, और फिर लास्ट में देखा म्यू। E को बोलते थे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, G को बोलते थे शेयर मॉड्यूलस, G को बोलते थे K को बोलते थे बल्क मॉड्यूलस, और म्यू क्या होता था, पॉइसन रेशियो। इन चारों से जो फॉर्मूले की मैं बात कर रही थी वो फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला है E इज इक्वल्स टू 2G 1 प्लस म्यू। E इज इक्वल्स टू 2G ब्रैकेट 1 प्लस म्यू, ये हो गया सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो है E इज इक्वल्स टू 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये दूसरा फॉर्मूला। तीसरा है E इज इक्वल्स टू 9kg डिवाइड बाई 3K प्लस G। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया। ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल रट लेने हैं, इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसको बहुत अच्छे से याद करना है। इसको चाहे कॉपी में आप 10 बार लिख लो, 5 बार लिख लो, लेकिन इसको याद करना ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो इस चीज़ को पढ़ना अच्छे से, क्योंकि कई बार हम कहते हैं इसमें 1 माइनस 2 म्यू कर देते हैं, यहाँ पे 1 प्लस म्यू कर देते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो प्रैक्टिस से ही होगा। अगर आप उसको 2-4 बार लिखोगे ना, या फिर 2-4 बार देखोगे दिन में, अपने आप वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। ठीक है, ये हमने देख लिया यहाँ पे E, G, K और म्यू का रिलेशन। ठीक है, हुक्स लॉ यहाँ पे कंप्लीट हो गया। हुक्स लॉ के बाद हमने जो ये कांस्टेंट थे, इलास्टिक कांस्टेंट थे, उनके बारे में भी देख लिया है। तो फिलहाल के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वन में। थैंक यू।